हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एलपी, सीबीटी 2 एंड रेलवे आरपीएफ एग्जाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 2। इससे पहले हमारा एक पार्ट आ चुका है। इस सीरीज में हम टोटल 500 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि सभी रेलवे पैटर्न पे आधारित होंगे। और इस सीरीज में जो मैं करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करूंगा वो नवंबर 2017 से लेके दिसंबर 2018 तक के रहेंगे। और इस वीडियो में मैं नवंबर 2017 का करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करूंगा। इससे पहले जो मेरा एक वीडियो आया है उसमें नवंबर 2017 के भी क्वेश्चन थे, क्योंकि जो रेलवे सीबीटी 2, सीबीटी 1 और ग्रुप डी में हुआ है पेपर हुआ है, उसमें ये देखा गया है कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे सीधे सीधे ऐसे लिख दिया था कि ये भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में 2016 में क्या थी, ये पुरस्कार 2017 में किसको दिया गया। बहुत ज्यादा लेटेस्ट नहीं पूछा गया, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए नवंबर 2017 के इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहित या बढ़ावा करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है। तो ये किया गया है भारत सरकार द्वारा संपदा स्कीम का। और संपदा स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, संपदा का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। और हमारे वर्तमान में जो फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। ये भी आपको याद रखना है कि हरसिमरत कौर बादल जो वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, जो कि भटिंडा पंजाब से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है झूलन गोस्वामी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, झूलन गोस्वामी। अब 2018 में क्रिकेट से रिटायर ले चुकी हैं। ये बनाया था नवंबर 2017 में रिकॉर्ड। और झूलन गोस्वामी जो हैं ये नदिया डिस्ट्रिक्ट यानी कि नदिया जिला पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। क्योंकि जो ग्रुप डी का एग्जाम देखा हुआ था उसमें ये देखा गया कि बहुत से जो खिलाड़ी हैं उनको सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि ये खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और वो किस राज्य से हैं ये भी पता होना चाहिए। तो झूलन गोस्वामी जो एक महिला क्रिकेटर थी भारत की तरफ से, वो अब रिटायर ले चुकी हैं। ये थी नदिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल से। दूसरे क्वेश्चन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि जो वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम है उसकी जो कैप्टन है वो है मिताली राज। मिताली राज है राजस्थान से। मिताली राज जो है टेस्ट और ओडीआई की कैप्टन है। और टी20 की जो महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। और महिला क्रिकेट टीम के जो कोच हैं उनका नाम है रमेश पवार। और इस समय रमेश पवार और मिताली राज के बीच बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, डेली खबरों में आ रहा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिला क्रिकेट टीम पे, तो महिला क्रिकेट टीम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको याद रखना है कि महिला क्रिकेट टीम के जो वर्तमान में कैप्टन है उनका नाम है मिताली राज। मिताली राज टी20 और ओडीआई टेस्ट और ओडीआई के लिए हैं जो राजस्थान से हैं, और टी20 के लिए हरमनप्रीत कौर हैं जो कि पंजाब से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर को कैलेंडर वर्ष के समान करने की घोषणा की है। आपको पता होना चाहिए कि जो वित्तीय वर्ष है हमारा वित्तीय वर्ष वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन ये भारत का एक ऐसा पहला राज्य है जो कि कैलेंडर वर्ष यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के को अपना फाइनेंशियल ईयर बनाने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। मध्य प्रदेश का जो अब फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। और भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है और सभी भी राज्यों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च क्यों होता है ऐसा? इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, इसलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से कुछ हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश अभी बहुत ज़्यादा खबरों में है क्योंकि यहाँ पे चुनाव है, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल ये छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल है, क्योंकि वहाँ के राज्यपाल थे बलराम दास टंडन जिनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में
मुख्यमंत्री उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, लेकिन यहाँ पे अभी चुनाव हो रहे हैं। 11 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा, तो अब देखना यहाँ किसकी सरकार बनती है। तो मध्य प्रदेश बहुत ही ज्यादा न्यूज में, आपको मध्य प्रदेश से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी याद रखना है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश जहां भी देखिए, आपको यहाँ 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। मध्य प्रदेश में एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है खजुराहो का मंदिर। तो कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और जो सांची स्तूप है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दोनों मध्य प्रदेश में ही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2015-17 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया है टी.एम. कृष्णा को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार है ये प्रति 2 वर्ष बाद दिया जाता है। तो 15 और 17 दोनों का दिया गया है टी.एम. कृष्णा को। टी.एम. कृष्णा जो है कर्नाटक के एक महान संगीतकार हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है ये कब दिया जाता है। तो ये दिया जाता है प्रतिवर्ष जब इंदिरा गांधी का मर्टियरडम डे होता है, यानी कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उसी दिन पे ये दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए की नगद पुरस्कार भी दी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी भी पूछा गया था कि किसी एग्जाम में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि दी जाती। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखना है। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, इसमें जो धनराशि दी जाती है वो दी जाती है 10 लाख रुपए की। 15 और 17 दोनों ईयर का दिया गया टी.एम. कृष्णा को, जो कि कर्नाटक के संगीतकार हैं। अब 2019 में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जहां विश्व के सबसे बड़े दहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ये की गई है आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन, जो भारत का सबसे पहला आईआईटी था वो कौन था। ये था आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर भारत का सबसे पहला आईआईटी था। और भारत का सबसे पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो था आईआईटी रुड़की। पहले जो आईआईटी रुड़की, उसका आईआईटी रुड़की नाम नहीं था, उसका पहले नाम था रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद ये आईआईटी उसके आगे लग गया। तो भारत का सबसे पहला जो आईआईटी था वो था आईआईटी खड़गपुर, और भारत का सबसे पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो था आईआईटी रुड़की। अभी अभी एक उत्तर प्रदेश में एक यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था। तो उसमें ये पूछा गया था कि गूगल के सीईओ जिनका नाम है सुंदर पिचाई, वो भारत के किस विद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं वो पढ़े हैं आईआईटी खड़गपुर से। ये क्वेश्चन जो था बहुत पेचीदा था। ये पूछा गया था यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर में कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारत के किस विद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो वो हैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़े। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2017 को यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है एंड्रा एजोले। तो आपको बताना है कि एंड्रा एजोले किस देश की हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनेस्को क्या है। यूनेस्को के का फुल फॉर्म, ये भी पूछा जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। इसके नए महानिदेशक 2017 में नियुक्त किए गए, जिनका नाम है एंड्रा एजोले। ये जो हैं ये फ्रांस से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा बी। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। दूसरी बात, 2018 में सबसे बड़ी यूनेस्को के साथ जो न्यूज में ये रहा कि यूनेस्को से अमेरिका और इजराइल दोनों देशों ने विड्रा कर लिया, यानी कि अब यूनेस्को के अमेरिका और इजराइल दोनों यूनेस्को के मेंबर नहीं हैं। अपना जो मेंबरशिप था उन्होंने त्याग दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस देश ने 2018 में यूनेस्को से अपना मेंबरशिप त्याग दिया है। तो एक ऐसा करने वाले देश हैं अमेरिका और इजराइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह लेखक जिसे वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 2017 की। तो 2017 में जो मैन बुकर प्राइज दिया गया ये दिया गया जॉर्ज सैंडर्स को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा ए। ग्रुप डी और एएलपी दोनों में पूछा गया, एक ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉन सैंडर्स की किस पुस्तक के लिए 2017 में उन्हें प्रतिष्ठित मैन बुकर प्राइज दिया गया था। तो इनकी पुस्तक आई थी, इनकी उपन्यास थी जिसका नाम था लिंकन इन बार्डो। लिंकन इन बार्डो इनकी उपन्यास थी जिसके लिए 2017 का मैन बुकर प्राइज दिया गया था। जो जॉन सैंडर्स हैं ये अमेरिका के व्यक्ति हैं, ये दूसरे अमेरिका के व्यक्ति हैं जिनको
मैन बुकर प्राइज दिया गया था। अब ये बात हो गई 2017 की। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 2018 की, क्योंकि 2018 का भी मैन बुकर प्राइज दिया जा चुका। तो 2018 में जो दिया गया है वो दिया गया है अन्ना बंस को। अन्ना बंस को 2018 का मैन बुकर प्राइज दिया गया, जिनकी उपन्यास आया था मिल्क मैन। यानी कि अन्ना बंस को 2018 में मिल्क मैन के लिए मैन बुकर प्राइज दिया गया। तो दोनों आपको याद रखना, 2017 और 2018। 2017 में जॉन सैंडर्स को, 2018 में अन्ना बंस को। क्वेश्चन नंबर 7, वह राज्य जहां किसान हित में भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ किया गया। तो जो भावांतर भुगतान योजना ये शुभारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, मध्य प्रदेश। बहुत ज्यादा इस समय न्यूज में है, तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, उनका नाम शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की जो वर्तमान में मुख्य राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। दूसरी बात, जो भावांतर भुगतान योजना है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य ये है, जो किसान होते हैं अगर वो कोई फसल उगाते हैं उसमें घाटा हो जाता है तो मध्य प्रदेश सरकार उस घाटे की भरपाई करेगी। इसी का ये उद्देश्य है भावांतर भुगतान योजना। इसी से एक मिलती जुलती योजना हरियाणा राज्य ने भी लॉन्च किया है, तो वो भी आपको याद रखना। उस योजना का नाम है भावांतर भरपाई। बहुत थोड़ा सा अंतर है, याद देख लीजिए थोड़ा क्या अंतर है। मध्य प्रदेश की जो योजना का नाम है वो है भावांतर भुगतान, और जो हरियाणा की स्कीम है उसका नाम है भावांतर भरपाई। यहाँ भरपाई और भुगतान में अंतर, अगर भरपाई है तो हरियाणा और भुगतान है तो मध्य प्रदेश। ये भी जो भावांतर भरपाई योजना है, सेम उद्देश्य है कि जो फसलें होती हैं उगाएंगे किसान तो उसमें जो घाटा होगा उसको ही जो भरपाई करेगा। तो भावांतर भरपाई योजना का शुभारंभ करने वाला राज्य है हरियाणा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी। हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम मनोहर लाल खट्टर। दूसरी बात, अभी अभी 2-3 महीना पहले हरियाणा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरियाणा के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। दूसरी बात, हरियाणा के सोनीपत में डिजाइन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो ये भी याद रखना कि डिजाइन यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही, तो डिजाइन यूनिवर्सिटी बन रही है हरियाणा के सोनीपत शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इंद्र युद्ध अभ्यास का संबंध भारत से किस परिप्रेक्ष्य में किस देश से? यानी कि इंद्र जो युद्ध अभ्यास है भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और रूस के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी। आपको सभी भी युद्ध अभ्यास, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज या नेवल एक्सरसाइज या आर्मी एक्सरसाइज भारत दूसरे देशों के साथ करता है, सभी को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो भारत और इंद्र जो युद्ध अभ्यास है वो की जाती है भारत और रूस के बीच, और ये बहुत ज़्यादा इस 2017 ये की गई थी 2017 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 2017 में। ये मेनली जो युद्ध अभ्यास है इंद्र, ये है इंडियन आर्मी की, लेकिन इसमें 2017 में इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री तीनों शामिल किए, तीनों जो आर्म फोर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये इसलिए आपको याद रखना है। दूसरी बात, कुछ अन्य भारत जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो भारत अन्य देशों के साथ करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत बांग्लादेश के साथ करता है संप्रीति, भारत और चाइना के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है हैंड इन हैंड, भारत और फ्रांस के बीच जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है शक्ति, भारत और नेपाल के बीच जो होता है उसका नाम सूर्य किरण, भारत और रूस के बीच इंद्र हम बता ही चुके हैं, भारत और श्रीलंका के बीच जो आर्मी एक्सरसाइज होता है उसका नाम है मित्र शक्ति, और भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है सीधा हिंदी में युद्ध अभ्यास। तो ये सभी आपको याद रखना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, भारत, जापान और अमेरिका 3 देश मिलकर करते हैं एक्सरसाइज जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वह शहर जहां हाल ही में देश का प्रथम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की जाएगी। तो ये स्थापना की जाएगी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दूसरी बात, ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की जाएगी, ये जो कर रहा है आयुष मंत्रालय। आयुष आपको पता होना चाहिए, जो हमारी 5 परंपरागत मेडिसिन सिस्टम है उनसे एक मंत्रालय बनाया गया है, AYUSH। ये हमारी भारत की 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम है, उन्हीं के नाम पे एक नया मंत्रालय बनाया गया है। तो ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है इसकी जो स्थापना करेगा वो करेगा आयुष मंत्रालय।
आयुष का जो फुल फॉर्म है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आयुष का फुल फॉर्म है ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। और इसका जो मंत्रालय है उसका नाम है आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसके जो वर्तमान में मंत्री हैं उनका नाम है श्रीपद येसो नायक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल और हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता द्वारा जारी नवीनतम सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया है किस एयरपोर्ट को? तो ये रखा गया है सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल और हवाई अड्डा सेवा की गुणवत्ता में नंबर 1 रहा एयरपोर्ट। दूसरी बात, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट है ये पड़ता है मुंबई में। अब इसका नया नाम रख दिया गया, यानी कि इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका जो नया नाम रखा गया वो रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एयरपोर्ट। शिवाजी के बाद एक नया शब्द जोड़ दिया गया, वो है महाराज शब्द। तो आपको याद रखना इसका नया नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एयरपोर्ट। दूसरी बात, 2018 का जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा वो रहा अटलांटा हर्ट्सफील्ड अमेरिका। अटलांटा हर्ट्सफील्ड अमेरिका जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट रहा। और इंडिया का जो सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट रहा 2018 में वो रहा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है। दूसरी बात, अभी भी प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम में भारत का 100वां एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है, जिसका नाम है पियांग एयरपोर्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए भारत का 100वां जो एयरपोर्ट है उसका नाम है पियांग एयरपोर्ट, जो कि सिक्किम में किया गया है इसकी इनॉग्रेशन। सिक्किम में अब तक कोई एयरपोर्ट नहीं था, ये सिक्किम का पहला है और भारत का 100वां, जिसका नाम है पियांग एयरपोर्ट। सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, भारत का प्रथम कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। दूसरा बात, कौशल विकास योजना जो है कौशल विकास स्किल इंडिया है। स्किल इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। ये भी आपको याद रखना है कि जो स्किल इंडिया है जिसको हिंदी में बोलते हैं कौशल विकास योजना, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कुछ हम यहाँ से और फैक्ट देख लेते हैं। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ भारत की एक ऐसा शहर है जो 3 राज्यों की राजधानी। चंडीगढ़ की खुद राजधानी है, ये पंजाब की भी राजधानी है और ये हरियाणा की राजधानी। इस प्रकार से चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी है और चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है। दूसरी बात, इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका अब नया नाम रख दिया गया है। इलाहाबाद का जो नया नाम रखा गया वो है प्रयागराज। और प्रयागराज जो है गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों के संगम पर बसा है। 2019 में जो महाकुंभ लगेगा वो प्रयागराज में ही लगेगा। दूसरी बात, जो बड़ोदरा शहर है ये गुजरात में पड़ता है और भारत का जो प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय है, रेलवे यूनिवर्सिटी है, वो खोला जाएगा बड़ोदरा शहर गुजरात में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण द्वारा तय दूरसंचार नेटवर्क कार्बन उत्सर्जन में 40% की कमी कब तक लाने की घोषणा की गई है? तो ये ऐसा किया जाएगा 2022 से लेकर 2023 तक, यानी कि इसका जो टारगेट रखा गया है कि कार्बन जो उत्सर्जन है इसमें 40% की कमी लाना, ये रखा गया 2022 से 23 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक क्वेश्चन यहाँ से हम और देख लेते हैं। ये जो दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण कंपनी है, ये जो संस्था है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है राम सेवक शर्मा। ये राम सेवक शर्मा जो हैं 2018 में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहे, क्योंकि इन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि ये है मेरा आधार कार्ड, अगर कोई इस आधार कार्ड को हैक कर सकता है तो हैक करके हमको दिखाए। तो इसलिए ये जब बहुत ज़्यादा न्यूज में रहे थे। तो आपको याद रखना कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके जो चेयरमैन उनका नाम है राम सेवक शर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1857 के पाइका विद्रोह का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो जो पाइका रिबेलियन है इसका संबंध है उड़ीसा से। दूसरी बात, पाइका रिबेलियन 2017 में बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी, क्योंकि इस जो रिबेलियन है इसका 2017 में 100 साल पूरे हो गए थे। और उड़ीसा सरकार और उड़ीसा के नागरिकों का कहना था जो पाइका रिबेलियन है भारत की पहली रिबेलियन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। तो इसलिए इसको प्रथम
विद्रोह माना जाए, ना कि भारत का जो प्रथम विद्रोह माना जाता है 1857 को। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था। और जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय उसने ये भी घोषणा की है कि अगला जो पाठ्यक्रम आएगा कि उसमें पाइका रिबेलियन को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए चिंगारी माना जाएगा, ना कि 1857 को। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना। और इसका जो संबंध है ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी उड़ीसा राज्य में। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो पाइका रिबेलियन है इसके जो लीडर थे उसको लीड कौन कर रहे थे। इसको लीड कर रहे थे बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु जी पाइका रिबेलियन को लीड कर रहे थे। अभी अभी उड़ीसा राज्य में 28 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक पुरुष विश्व कप हॉकी खेला जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना कि विश्व पुरुष हॉकी कप जो खेला जा रहा है वो उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसमें 16 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व पोलियो दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। और 24 अक्टूबर जो है एक और इम्पॉर्टेंट दिवस है, 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस डे। 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाया जाता है। जिस यूनाइटेड नेशंस जो है इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में। दूसरी बात, जो पोलियो है इसको जो भारत से मुक्त घोषित कर दिया गया, यानी कि पोलियो को भारत से मुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का जो पोस्ट पेमेंट बैंक है ये भारत का पहला सरकारी पोस्ट पेमेंट बैंक है। अगर बात कर ले हैं प्राइवेट की, तो प्राइवेट में जो पहला पोस्ट पेमेंट बैंक था वो था एयरटेल, और सरकारी में जो पहला पोस्ट पेमेंट बैंक था वो था जो पहला पेमेंट बैंक था वो था पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि भारतीय डाक का है। और जो प्राइवेट था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। और जो पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक का भी जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसके जो नए सीईओ नियुक्त किए गए उनका नाम है सुरेश सेठी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है डी। कुछ अन्य बातें हम यहाँ से देख लेते हैं। जो पोस्ट पेमेंट बैंक है ये एक सरकारी है, मैंने बता दिया। और अभी तक सिर्फ एक ही भारत में पोस्ट पेमेंट बैंक है जो कि सरकारी है, जो कि है पोस्ट पेमेंट बैंक। और बहुत से अन्य प्राइवेट पेमेंट बैंक खोले जा चुके हैं। उनके सभी के आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा, फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नवी मुंबई, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक का है मुंबई, जियो पेमेंट बैंक का है मुंबई। और पेमेंट बैंक को खोलने के लिए जो कैपिटल अथराइज्ड कैपिटल चाहिए आरबीआई के लिए को जो तब रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके लिए चाहिए 100 करोड़ होना चाहिए अथराइज्ड कैपिटल पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वह प्रख्यात शास्त्रीय गायक जिन्हें ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये ठुमरी की रानी किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है गिरिजा देवी को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। इनका 2017 में निधन हो गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी। तो आपको याद रखना ठुमरी की रानी ये जाना जाता था गिरिजा देवी को, जो कि एक प्रख्यात गायिका थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वैश्विक पासपोर्ट पावर रैंक 2017 में भारत की क्या रैंकिंग थी। तो 2017 में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 75। अब हम यहाँ 2018 की भी बात कर लेते हैं कि 2018 की भी रैंकिंग आ चुकी। तो 2018 की जो 2018 में जो भारत की रैंकिंग है वो है 66। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना। 2017 में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 75, और 2018 में जो भारत की रैंकिंग है वो है 66। आपके एग्जाम में जो पूछा जाए उसी पर टिक लगाना है। दूसरी बात, 2017 में जो नंबर 1 देश था वो था सिंगापुर, और 2018 में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा जापान। तो बहुत ध्यान से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना कि क्या पूछा जा रहा। 2017 में भारत की रैंकिंग 75, नंबर 1 देश सिंगापुर। 2018 में भारत की रैंकिंग 66, नंबर 1 देश जापान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला किस एशियाई देश में इलेक्ट्रॉनिक कार विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला है ये अपना एशिया में पहला जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संयंत्र है स्थापित करेगा चीन से, चीन देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनता है कि टेस्ला के सीईओ कौन है। तो टेस्ला के जो सीईओ हैं उनका नाम है एलन मस्क।
एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ग्रुप डी और एएलपी में करीब करीब 5 से 6 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि स्पेस एक्स के सीईओ कौन है। तो स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलन मस्क, और जो टेस्ला कंपनी के भी सीईओ हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वह श्रीलंकाई बंदरगाह जहां भारत श्रीलंका में आवासीय ढांचे के विकास हेतु 1200 घरों का निर्माण करेगा, तो ये करेगा हम्बनटोटा बंदरगाह पे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 2018 में हम्बनटोटा जो बंदरगाह है बहुत ज़्यादा न्यूज में था। ये पड़ता है श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह 2018 में न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इसका जो कर्ज है बहुत ज़्यादा हो गया था। तो श्रीलंका सरकार ने चाइना सरकार को 100 साल के लिए किराए पे इसको बेच दिया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपको याद रखना कि हम्बनटोटा बंदरगाह पड़ता है श्रीलंका में। इसको चाइना ने 100 साल के लिए किराए पे खरीद लिया है। दूसरी बात, इससे ही कुछ दूरी पे 10-15 किलोमीटर पे एक श्रीलंका का एयरपोर्ट था जिसका नाम था हम्बनटोटा एयरपोर्ट, या उसका दूसरा नाम था उसका नाम था मथुरा राजपथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो मथुरा राजपथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भारत ने खरीद लिया है। तो ये बहुत दुखद की बात है श्रीलंका के लिए कि वहाँ का जो बंदरगाह है उसको चाइना ने खरीद लिया किराए पे, और वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसको भारत ने खरीद लिया। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट है उसको भारत ने खरीदा है किराए पे, और हम्बनटोटा बंदरगाह को खरीद लिया चाइना ने। और दूसरी बात, जो श्रीलंका के जो राजधानी उसका नाम है श्री जयवर्धनेपुरकोट्टी, और श्रीलंका की जो मुद्रा है उसका नाम है श्रीलंकन रुपया। और यहाँ के अभी भी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम महिंद्रा राजपक्षे, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वह देश जहाँ हाल ही में विश्व का प्रथम ट्रैकलेस ट्रेन का प्रदर्शन किया गया, तो ये किया गया है अब ये भी चीन में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। चीन का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है संघाई, और संघाई में ही एनडीबी जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, इसका हेडक्वार्टर है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के जो पहले चेयरमैन हैं वो हैं एक भारतीय जिनका नाम है केवी कामत। दूसरी बात, जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सी जिनपिंग, और सी जिनपिंग का जो कार्यकाल है 2018 में वहाँ की जो पार्टी है नेशनल पीपल्स ऑफ चाइना पार्टी, उन्होंने असीमित कार्यकाल तक उनको घोषित कर दिया। यानी कि जो सी जिनपिंग है जब तक चाहें तब तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। दूसरी बात, अभी जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का इनॉग्रेशन किया है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है। ट्रैकलेस ट्रेन विश्व की ये किया है चीन ने, और हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन का इनॉग्रेशन या शुभारंभ किया है जर्मनी ने। अब आपके लिए क्वेश्चन, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा एएलपी सीबीटी 2 एंड आरपीएफ की सीरीज का करंट अफेयर का दूसरा पार्ट है। इसके बाद मैं डेली एक वीडियो आपको लाऊंगा, और ये जो सीरीज है आपको सुबह डेली मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगा। यानी कि आप जैसे सो के उठिए तुरंत आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप बिस्तर छोड़िए। अब आपके लिए क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो चल इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा तीसरा वीडियो आपको कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगा इस चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी पे। तो अब अभी तक अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस जो ये बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे मेरा तीसरा वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो आप ये रेलवे एएलपी सीबीटी 2 और आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप उत्तर प्रदेश का में जो वीडियो यूपीट्रिपलएससी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम है उसका पेपर देने जा रहे हैं, तो उसकी भी मैं करंट अफेयर की सीरीज आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आपको मिल जाएगा सुबह 9 बजे। तो सुबह 9 बजे आपको अभी यानी कि 2 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा यूपीट्रिपलएससी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के लिए स्पेशल करंट अफेयर का वीडियो, उसका वो होगा पार्ट 1। ये दोनों जो है करंट अफेयर की सीरीज अलग अलग हैं, क्योंकि ये दोनों एग्जाम में जो करंट अफेयर पूछने का तरीका है अलग है।
रेलवे में जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो पुराना पूछा जाएगा, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल का पूछा जाएगा, उसमें 2017 का भी पूछा जाएगा। और जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है उसमें जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पिछले 6 या 8 महीने का, और ज़्यादातर वो नेशनल और यूपी बेस्ड करंट अफेयर रहेगा। तो ये दोनों सीरीज अलग अलग हैं। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम उसको देने जा रहे हैं तो वो भी करंट अफेयर की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। उसका जो वीडियो डेली आपको सुबह 9 बजे हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। So finally, thanks for watching and good luck for your exam.